जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मास्टर वीडियो है। आप सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एमपीटेट ग्रेड 3 की कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी आपके संपूर्ण पर्यावरण से दिए गए हैं इसमें, चाहे आपका कुछ भी ऐसा फैक्ट आपके छूटे नहीं, आपको सारे के सारे जो फैक्ट है वो एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सारे लोग वीडियो को पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। महत्वपूर्ण वीडियो है सीटीईटी एग्जाम वालों के लिए, तो ये रामबाण वीडियो है और एमपी टेट वालों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग लाइक करके शेयर करना, और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रैक, और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ए वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हम जो देखेंगे दोस्तों, प्रदूषक के सूचक के बारे में, ठीक है। प्रदूषक के सूचक पढ़ेंगे यहाँ पर। वायु प्रदूषक का सूचक क्या है? तो लाइकेन है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन वायु प्रदूषक का सूचक है, तो आपको याद रख लेना है क्या है, लाइकेन, ठीक है। सीवेज प्रदूषण के सूचक कौन है? तो ई कोलाई जीवाणु, ये सीवेज प्रदूषण के सूचक है, ठीक है। जल प्रदूषण के सूचक कौन है? तो डायटम है। तो याद रख लेना, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, जल प्रदूषण का सूचक माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा डायटम, ठीक है। अगला देखो, जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई है, तो BOD, ये इकाई है जल प्रदूषण मापने की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये क्या की है? जल प्रदूषण मापने की इकाई है BOD, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल या फिर डीबी, ये ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। आपसे सीधा पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सी ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है, कौन सी जल प्रदूषण मापने की इकाई है? तो BOD जो हो जाएगी जल प्रदूषण की, और डीबी या फिर डेसिबल हो जाएगी ध्वनि प्रदूषण की, ठीक है। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, ग्रीन मफलर। WHO जिनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है, तो मानक क्या है? 45 dB, ये मानक माना जाता है ध्वनि प्रदूषण का, किसके अनुसार? WHO के अनुसार, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है 45 dB, ये मानक ध्वनि प्रदूषण का जो है ध्वनि प्रदूषण का मानक माना जाता है ना। तो ये WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, ये चीज भी याद रखनी है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई है, तो 1985 में हुई गंगा एक्शन प्लान की। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है, तो कहाँ है? चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में। मृदा अपरदन की जो सर्वाधिक समस्या है वो चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में है। अब बात आई है चंबल की, तो चंबल जो नदी है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है चंबल, और ये इंदौर के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये याद रखना, गांधी सागर जवाहर सागर डैम इसी चंबल नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं? तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वृक्षारोपण के द्वारा, मेड़बंदी के द्वारा, है ना, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध के द्वारा, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन, इसके द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, अब हम प्रदूषण दूर करने के कुछ उपयोगी वृक्ष देखेंगे। जल प्रदूषण को दूर करने का उपयोगी वृक्ष है जलकुंभी, ठीक है। धूल प्रदूषण को सहजनम या फिर नीम, है ना। वायु प्रदूषण को बोगेन बोलिया, ये जो कुछ वृक्ष हैं जो प्रदूषण दूर करने के लिए जो है उपयोगी हैं। और भी देख लेते हैं। और है दोस्तों ओजोन, ओजोन के बारे में अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये तो सभी को पता है कि जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत है वो समताप मंडल कहलाती है, ठीक है। और इस समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, और ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन का क्षरण बसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध, है ना, में होता है, ठीक है, बसंत ऋतु में होता है। ओजोन क्षरण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन का क्षरण काय के कारण होता है? CFC के द्वारा होता है ना। ओजोन की जो ऊंचाई है वो 32 से 60 किलोमीटर है, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करती है? अवशोषित करती है। तो ये ओजोन परत के बारे में हो गया। और भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, ज्वालामुखी के बारे में देखो। सक्रिय ज्वालामुखी जो है
एटना है, स्ट्रॉम्बोली है, स्ट्रॉम्बोली और एटना इटली में है दोनों, ठीक है। कोटोपैक्सी, ये एंडीज पर्वत और इक्वाडोर, ठीक है। बैरन भारत में है, बैरन एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन अंडमान द्वीप में, ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की ज्वालामुखी में। सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा, ये कहाँ पर है, तो ये है जापान, जापान में है। क्राकताओ इंडोनेशिया, क्राकताओ कहाँ पर है, इंडोनेशिया, ठीक है। और देखो मृत ज्वालामुखी किलीमंजारो तंजानिया में, पोपा जो है ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, मृत ज्वालामुखी है किलीमंजारो। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, जो कि कहाँ पर है, अंडमान द्वीप में है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और देखो आपदा के कुछ प्रकार देखते हैं। आपदा दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक तो प्राकृतिक जनित होती हैं और एक होती है मानव जनित आपदाएं। देखो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी, ये क्या है, प्राकृतिक जनित है। आपसे निम्न में से बताया पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सी प्राकृतिक जनित जो है आपदा है, तो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन और सुनामी, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना। और ये जो है वो मानव जनित आपदाएं हैं, रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये क्या है, मानव जनित जो है आपदाएं होती हैं। तो आपको सीधा सही क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपदा कितनी प्रकार की होती हैं, तब आपका राइट आंसर होगा दो, ठीक है। कितने प्राकृतिक जनक हैं और मानव जनित हैं। निम्न में से बताइए कौन सी मानव जनित आपदा है, तो ये सारी मानव जनित आपदाएं हैं। निम्न में से बताइए कौन सी प्रकृति जनक आपदा है, तो ये प्रकृति जनक आपदा है। तो इनके लिए सभी के लिए हमें तैयार रहना है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें कि सिल्वी कल्चर यहाँ पर दिया है, वन संवर्धन के लिए जाना जाता है सिल्वी कल्चर, ठीक है। और ओलिवी कल्चर भी है, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। फिलहाल हम एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है, एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये 8,848 भी मिलता है, 8,850 मीटर भी इसकी जो है कहीं कहीं ऊंचाई मिलती है। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। और ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा कहा जाता है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर अलग करता है, ठीक है, एशिया को अफ्रीका से। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है तो बेरिंग जल संधि करती है। विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीप है तो वो अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो पामीर का पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और एशिया की यांगसी है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसम में होती है, ठीक है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है तो बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये सभी को याद रखनी है। और भी देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे भूकंप की। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। भूकंप मापी यंत्र सीस्मोग्राफ है, ठीक है, सीस्मोग्राफ। ये भूकंप मापी यंत्र, इसकी खोज जॉन मिलने ने 1880 में की थी, ठीक है। भूकंप लेखी भी से कहा जाता है सीस्मोग्राफ भी, ठीक है। सर्वाधिक भूकंप वाला देश है तो कौन सा है, जापान में सर्वाधिक भूकंप आता है। भूकंप मापन की जो इकाई है वो रिएक्टर स्केल है, ठीक है। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र हिमालय पर्वत और गुजरात है, ये सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र माने जाते हैं। सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जाता है कई बार, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। रिएक्टर मापक पर अंकित अंक है 0 से 9 तक, ये रिएक्टर मापक पर अंकित अंक है। तो भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो यहाँ पर जान लिए। अब हम चक्रवात व इनके स्थानीय नाम देखेंगे। देखो चक्रवात और स्थानीय नाम, देखो टाइफून, जो चक्रवात को कहा जाता है टाइफून, चीन में चक्रवात आए तो उसे टाइफून, फिलीपींस में आए तो टाइफून, जापान में आए तो टाइफून कहा जाएगा, ठीक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत बांग्लादेश में चक्रवात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में टॉर्नेडो कहा जाता है इसे। ऑस्ट्रेलिया में बिली कहा जाता है। तो ये चक्रवात हैं और उनके स्थानीय नाम भी है, ठीक है, तो याद रख लेना है। तो टाइफून कहाँ आता है आपको अगर पूछा जाएगा तो ये चीन में आता है, फिलीपींस में और जापान में। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। और देखेंगे प्रमुख फसलों के नाम। देखो प्रमुख फसलों में देखो रबी की फसलें, इनकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ये चीज याद रखनी है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रबी फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी कटाई कब होती है, तो मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम आदि, ठीक है। तो ये क्या है, गेहूं की फसल है। मैंने एक वीडियो में आपको जो है गेहूं की फसल, उसमें जो प्रश्न था वो ही मैंने गलत पढ़ा था कि निम्न में से बताइए कौन सी रबी की खरीफ की फसल नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन था और मैंने उसको पढ़ दिया था खरीफ की फसल है, तो उसमें गेहूं उत्तर था फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है तो गेहूं उसमें सही था, ठीक है। लेकिन रबी की जो फसलें हैं अच्छे से याद कर लें आप। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू और बरसीम, ये आपको, ये खरीफ की फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें देखो, खरीफ की जो फसल की बुआई होती है जून जुलाई में होती है। कटाई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। जायद की फसलें देखो, ये मार्च से जुलाई में जो है बोई और काटी जाती हैं। तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां आदि, ये क्या है, जायद की फसलें हैं। नकदी फसलें देखो, नकदी फसलें भी पूछी जाती हैं, उनमें से बताइए कौन सी नकदी फसल है, तो गन्ना है, कपास है, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला, ये नकदी फसलें पूछी जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इनमें में से बताइए कौन सी नकदी फसल है, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम कुछ क्रांतियां हैं उनके बारे में देखें, तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक है तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे तो ये कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गेहूं की फसल पर। श्वेत क्रांति संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो यहाँ से जो क्रांतियों से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन एक आध आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब कुछ क्रांतियां हैं यहाँ पर, हरित क्रांतियां खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल बागवानी में वृद्धि से। तो ये कुछ क्रांतियां पूछ ली जाती है आपसे। सामान्य सा क्वेश्चन आएगा कि लाल क्रांति संबंधित है तो मांस या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित होती है लाल क्रांति। गोल क्रांति आलू से उत्पादन से संबंधित होती है। तो यहाँ से आपको जैसे एमपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नीली क्रांति संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषक में ऑक्सीजन की जो मापक है वो बीओडी हमने पढ़ लिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 या 6.5, है ना, ये होता है, ठीक है। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे डीडीटी आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, है ना, जैविक आवर्धन कहलाते, क्या कहलाते हैं, जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, डीडीटी, ठीक है। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है तो वो किया जाता है डीडीटी का, याद रख लेना है आपको। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में कौन सा छिड़काव किया जाता है, तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है जैविक खेती अपनाने वाला। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ऑड इवन का नियम लागू करने वाला नई दिल्ली है भारत का प्रथम राज्य, ठीक है। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन है, कन्नूर,
केरल का कन्नूर है। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो कौन सा है? इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए गीत स्वच्छता की ज्योति जगी है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया 2018 में। विवाह समारोह से होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन था। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन। ठीक है, ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कोचीन। और भी देखें, प्रदूषण दूर करने के कुछ उपयोगी वृक्ष हैं यहाँ पर। जल प्रदूषण को जलकुंभी, धूल प्रदूषण को सहजनम सहजन या नीम है ना, वायु प्रदूषण बोगेन बोरिया है, ध्वनि प्रदूषण के लिए सीता या फिर अशोक वृक्ष है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, सभी को पता है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में जो है श्रीनगर में होती है, भारत में। ठीक है, ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई होती वर्षा ऋतु में त्रिवेंद्रम में, ये चीज भी याद रखनी है। एशिया महाद्वीप में कुछ हमने पढ़ भी लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एशिया में अफ्रीका से अलग करता है तो लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है तो बेरिंग जल संधि है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब सागर अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसम राम। ठीक है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो बेरिंग जल डमरू मध्य। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है तो बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पर दोस्त, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी को पता है कि बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा है? आम है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये तो आप सभी को पता है। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, शक संवत पर आधारित ग्रेगरियन कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, अब हमें देखना है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और प्रमुख अभियान। ठीक है, जैसे गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? हेमा मालिनी। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? अक्षय कुमार हैं, सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान के कौन है? अमिताभ बच्चन हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत काजोल हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा हैं। स्वच्छ भारत अभियान के जो है वो कौन है? अमिताभ बच्चन हैं। ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन। यहां से आप कंफ्यूज नहीं होना, अभियान के हैं अमिताभ बच्चन और मिशन के हैं अक्षय कुमार। ठीक है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की जो दिया मिर्जा। ठीक है, यूनिसेफ की प्रियंका चोपड़ा। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन जो है अमिताभ बच्चन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और माँ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? माधुरी दीक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माँ अभियान की। ठीक है, दरवाजा बंद अभियान की अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। तो ये कुछ अभियान है दोस्तों जिनकी ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछी जाएंगी, पर्यावरण से संबंधित हैं कुछ अभियान। ठीक है, इनको याद रख लेना है। कुछ अभियान है जिनको आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम ये कब से लागू हुआ? 2019 से ये पारित हुआ और 2010 से ये लागू हो गया। ठीक है, याद रख लेना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, मिड डे मील
15 अगस्त 1995, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ये 1987-88 में प्रारंभ की गई। तो ठीक है, इनको याद रख लेना है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये सारे के सारे जो मिशन है इनको आपको याद रखना है। और भी देख लेते हैं, प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लंदन में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ से कोई समझने का बिल्कुल भी वो नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जिनेवा में है, ठीक है। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स वॉच का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन के मुख्यालय थे जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे रेड क्रॉस हो, चाहे WHO, ठीक, सभी के मुख्यालय जो है कहीं से न कहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। कुछ मरुस्थल है दोस्तों कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा लद्दाख, भारत, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, भारत। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा, चिली, पेरू, ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है ना। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, चीन मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में है ये, विश्व का सबसे ठंडा है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो कि भारत में है, और भारत का तो सबसे बड़ा मरुस्थल है ही थार। तो इनको आपको याद रख लेना, ये मरुस्थल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो वो झील है चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस में है, ठीक है। भारत की सबसे मीठी पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, राजस्थान, ठीक है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो ये झीलें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। हम निरंतर आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज सारे के सारे फैक्ट करवा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने ओजोन पढ़ा था, भूकंप से संबंधित पढ़े, चक्रवात को पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर हमने कल अध्ययन किया था कल के वीडियो में, और आज के वीडियो में भी हम कुछ टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में झील भी पूछी जाती है, नदियां भी पूछी जाती हैं, रेगिस्तान भी पूछे जाते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में बात करें कि सहारा का जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में फैला हुआ है ये सहारा का मरुस्थल, ठीक है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में है जो कि, ठीक है, ये याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल देखो, ऑस्ट्रेलियन, इसका जो क्षेत्रफल है 15,50,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ फैला है? ग्रैंड सेंचुरी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र में इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल देखो, गोबी का, तो गोबी का है 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है, ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। तो ये जो मरुस्थल हैं इनके क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर हैं इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है। अब प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये झीलें हैं जैसे डल झील, डल झील कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है डल झील, ठीक है। बुलर झील, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है।
सांभर झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये राजस्थान में है। पिछोला झील ये भी राजस्थान में है। राजसमंद झील ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, नैनीताल झील, अगर ताल ताल आए इस प्रकार से ताल ताल तो ये उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड। ठीक है, हुसैन सागर ये आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, इस झील में एक कैम्बलम झाओ तैरता हुआ उद्यान भी है, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान। तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये लैगून झील मानी जाती है, तटीय झील चिल्का झील। लोनार झील है महाराष्ट्र में, लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पेरियार झील केरल में है और अष्टमुदी झील भी केरल में है। अब यहाँ से दोस्तों आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा पेरियार झील कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। लोकटक झील कहाँ पर है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा मणिपुर में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान में। बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये झीलों से संबंधित आपको याद करना है। अगला देखें, फसल में लगने वाले कुछ रोग देख लेते हैं। कल हमने फसलों के बारे में रबी की फसल, खरीफ की, जायद की और नगदी फसलों के बारे में देखा था, कौन सी नगदी होती हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ रोग दिए हैं, जैसे गेहूं में लगने वाले रोग देखो, गेरुई। ठीक है, अनावृत, कंडुआ और सेहू। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेरुई निम्न में से बताइए, गेरुई किस फसल में लगने वाला रोग है। तब आपका पता होनी चाहिए कि गेहूं में लगने वाला है, अनावृत, कंडुआ भी है और सेहू भी है। ठीक है, तो याद रखना है। धान में लगने वाला खैरा, ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों। निम्न में से बताइए कि खैरा रोग किस फसल में लगता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। खैरा, तो खैरा धान में है ना। शीत झुलसा ये भी धान में। ठीक है, पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना ये भी धान में, ये धान के रोग हैं। गन्ना की रेड रॉट ये क्या है, ये गन्ना में लगता है। अगर किसी को आप गन्ना मार दो सिर में तो क्या हो जाएगा, रेड रेड निकलने लगेगा, तो रेड रॉट ये गन्ना में लगने वाला रोग है। पीला चित्रवर्ण रोग है तो सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन का आपने तेल देखा होगा, पीला पीला रहता, तो पीला चित्रवर्ण रोग है, तो ये सोयाबीन में लगता है। मूंगफली में टिक्का, कौन लगते हैं, टिक्का। ठीक है, तो ये टिक्का आप याद रख लेना, मूंगफली में लगने वाला रोग है। तो ये रोग भी पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण में, तो ये याद रखना है। पश्मीना ये कुछ ऊन की प्रजाति, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती कहाँ से, बकरी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बकरी से। अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती खरगोश से। रेशम ऊन का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य वो कौन सा है, कर्नाटक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम रोज निरंतर फैक्ट फैक्ट आप तक लेकर के आ रहे हैं। कुछ परिवर्तित नाम देख लो, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ठीक है, रोहतांग पुल हिमाचल प्रदेश का, इसे रोहतांग सुरंग जो है इसका नाम रख दिया गया अटल सुरंग। ठीक है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हजरतगंज चौराहा, इसका रख दिया गया क्या, इसका अटल पथ और इसका अटल चौक। ठीक है, हजरतगंज का अटल चौक, इसका अटल पथ रख दिया गया। ठीक है, अगरतला हवाई अड्डा का महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा नाम रख दिया गया इसका परिवर्तित करके। कांडला बंदरगाह का रख दिया गया दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डा का रख दिया गया महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। ठीक है, भीलर द्वीप का रख दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। चेनानी नासरी सुरंग का नाम रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, तो ये कुछ बदले हुए नाम थे, इनको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकारी संगठन का मुख्यालय, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर से पढ़ लो, इसका लंदन में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम नीदरलैंड। रेड क्रॉस का जिनेवा, है ना। रेड क्रॉस आपने देखा होगा कि जो भी अस्पताल से संबंधित बाहर रहते हैं, डॉक्टरी से संबंधित बाहर रहते, चिकित्सा से संबंधित, उनमें रेड क्रॉस इस प्रकार से लगा रहता है, और ये रेड क्रॉस संस्था है जिसका मुख्यालय है जिनेवा में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी जिनेवा में है, ठीक है। WHO जिसे कि कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WWF का इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ह्यूमन राइट्स वॉच का न्यूयॉर्क में है। ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। प्रमुख, अब दोस्तों परिवर्तित नाम तो हमने भी देख ही लिए हैं, और क्या है, अब कुछ दिवस हैं, दिवस भी आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व नदी दिवस जो है सितंबर माह के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है, विश्व नदी दिवस। और विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष 2008, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछ लूंगा इन्हीं में से, जिनके उत्तर आपको बताना है फटाफट से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पूछना, आपने जो पढ़ा है उसका कुछ टेस्ट भी हो जाए। अब दोस्तों आपको बताना है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, जिससे भी बन रहा है, क्योंकि अभी ही हमने पढ़ा है और अभी ही आपको उत्तर बताना है विश्व पोलियो दिवस। तो जल्दी से जिन्होंने भी पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है वो उत्तर निश्चित ही बताएंगे। और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में से पूछ लेते हैं आपसे, चलिए। तो आपको दूसरा जो क्वेश्चन बताना है दोस्तों, विश्व, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताना है, विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष, किस वर्ष को विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया, विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष। तो आपको कमेंट में लिखना है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2008 को, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। एक क्वेश्चन और इसी में से आएगा आपका, आपको बताना है दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से लिखें। और साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस तो आपने बता दिया 27 सितंबर, ठीक है। आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस खोज करके कमेंट में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे कि माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखें माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फटाफट से आपको लिखना है माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, माधुरी दीक्षित, ठीक है। माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखें। आपने पढ़ा है और ये महत्वपूर्ण है, जो आपको आने ही चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर आया है क्या, अमिताभ बच्चन, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। मैंने बताया भी था कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये अलग अलग हैं और दोनों के ब्रांड एम्बेसडर भी अलग हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कौन है, अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछ लिए लेते हैं दोस्तों आपसे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे पूछना है, आपको बताना है, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से कमेंट में लिखें WHO का मुख्यालय। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, WHO का मुख्यालय आपको आपने सही बताया है, कहां पर है, जिनेवा में, ठीक है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ये तो बहुत बढ़िया आंसर आप लोग बता रहे हैं, निश्चित ही
अब दोस्तों आपको याद रख लेना है कि खैरा रोग धान का है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खैरा रोग, ठीक है। और भी आपको बताना है, आप बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, जल्दी से बताएं कमेंट में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखें फटाफट से। तो आपने बिल्कुल सही बताया है, सांभर झील, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इससे पहले दोस्तों कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी जो वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस। कौन सा है, यूकेलिप्टस, ठीक है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ, या फिर है ना, इसे केंचुआ को कहा जाता है, किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, ठीक है। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं तो करते हैं वन, जलीय चक्र को नियंत्रित करने वाले हैं तो वन है। खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये खाद्य श्रृंखला का क्रम है, ठीक है। घास स्तरीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है तो घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प और बाज, ये क्या है, घास स्तरीय पारिस्थितिक तंत्र का सही क्रम हो जाएगा। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो उल्टा होता है, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज कीट भक्षी पौधा का स्तर है तो उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र या खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय और खाद्य जाल की जब बात आती है तो वो बहुदिशीय हो जाता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। खाद कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है, तो वो करता है 10%, ठीक है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं तो लिंडमैन, ठीक है। इतने कुछ क्वेश्चन थे, इनके बारे में हमने देख लिया। और अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घाटी हैं, इनके बारे में आपसे घाटी पूछी जाएगी कि दून घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है ना। मरखा घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है, तो ये केरल में है। लाहौल घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। लाहौल घाटी, आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा, लाहौल घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड। मरखा घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। पार्वती घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण अब देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल की संरचना को दोस्तों। तो वायुमंडल की ये संरचना है, आप देखें इस प्रकार से कि सबसे निचली जो परत मानी जाती है वो मानी जाती है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल, ठीक है। समस्त वायुमंडलीय जो घटनाएं हैं जैसे आंधी, तूफान, ये सारी की सारी जो घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो ये क्षोभ सीमा में होती हैं, ठीक है, या क्षोभ मंडल में होती हैं। और सबसे निचला जो मंडल है वो कौन सा है, तो ट्रोपोस्फियर जिसे कहा जाता है क्षोभ मंडल को, ठीक है, इनको याद रखना है। दूसरा है दोस्तों हमारा समताप मंडल, जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है ना, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसे कहा जाता है। हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा, हवाई जहाज कहाँ पर किस जो है मंडल में उड़ती है, तो ये समताप मंडल में उड़ती है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल को और क्या नाम दिया गया, तो ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल का जो है क्या नाम से पुकारा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर इसे कहा जाता है, तो याद रख लेना है आपको। फिर इसके ऊपर की जो परत है वो कहलाती है मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ये चीज आपको याद रखनी है। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तब आपका उत्तर होता है मध्य मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर मध्य मंडल के बाद आती है दोस्तों वाह मंडल। तो संचार जो रेडियो तरंगें होती हैं वो यहीं से जो है संचालित होती हैं, कहाँ से, वाह मंडल से।
तो इस प्रकार से यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो क्षोभ मंडल 1, समताप मंडल 2, ठीक है, मध्य मंडल 3 और एक और जो आपकी परत है आयन मंडल है दोस्तों। इसके पास जो अपनी सीमा है वो कौन सी है, आयन मंडल। याद रखेंगे जो रेडियो संचार से संबंधित हैं ये आयन मंडल में होती हैं, आयन मंडल है ये। और सबसे लास्ट का वाहा मंडल है, यहाँ पर एक आयन मंडल जो परत है वो यहाँ पर नहीं दी गई। तो आयन मंडल आपको याद रख लेना है। मध्य मंडल के बाद आती है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद आती है वाहा मंडल, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। रेडियो की जो तरंगे हैं वे कहाँ से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। और भी यूरोप महाद्वीप में देखो किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है तो यूक्रेन को। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है तो गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है, पो नदी को। और किसानों का देश कहा जाता है या समुद्रों की रानी कहा जाता है तो फ्रांस को कहा जाता है। तो ये चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। फिर से याद रख लो, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप, विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया यूक्रेन, झीलों का देश फिनलैंड, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इटली की गंगा पो नदी और किसानों का देश समुद्रों की रानी फ्रांस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को, नई दुनिया। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, तो ये पनामा नहर जोड़ती है। रेड इंडियन जनजाति है तो कौन सी है, उत्तरी अमेरिका, रेड इंडियन जनजाति है। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो शिकागो है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, तो ओंटेरियो कनाडा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और भी जो है प्रश्न थे, और भी देख लेते। यहाँ पर कुछ परिवार से संबंधित हैं। बालक की प्रथम पाठशाला होती है तो परिवार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन है अरस्तु का। जिस परिवार में माँ बाप और अपने अविवाहित बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार है। किस प्रकार के परिवार में दादा दादी चाची बुआ ताऊ ताई बच्चे रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार है। परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं तो एकल परिवार में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों और लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष है, ठीक है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 में पारित हुआ और 1 नवंबर 2007 से ये लागू हो गया, ठीक है। शारदा एक्ट संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो परिवार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, 1956 में। बालक को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है तो परिवार से होता है, ठीक है। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। मनु के मतानुसार सर्वोत्तम विवाह है तो ब्रह्म विवाह है। ये कुछ परिवार से संबंधित आपके प्रश्न थे, और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ पर यंत्र दिए हैं, मापक यंत्र और उनके प्रयोग। जैसे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब में। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों व आपेक्षिक घनत्व में किया जाता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता मापक इसे कहा जाता है, हाइग्रोमीटर, है ना। यहाँ पर हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापने के लिए और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए और सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापन के लिए उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है, ठीक है। चाहे बैरोमीटर हो, हाइड्रोमीटर हो, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर याद रखो उच्च तापमान के लिए, लैक्टोमीटर दूध के लिए, सीस्मोग्राफ भूकंप मापक है, तो इनको याद रखना है। और भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण है। कुछ नृत्य भी आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे घूमर ये राजस्थान का नृत्य है। गरबा गुजरात का है। बिहू असम का है। यक्षगान देखो, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है ना नृत्य। छोलिया उत्तराखंड का है। भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब के हैं। झूमर फाग हरियाणा के हैं। कोलाटम ये तमिलनाडु का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का है। राउफ ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है।
और कुछ त्योहार देखो, गणेश चतुर्थी त्योहार है, कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित। बैसाखी पंजाब से, गणगौर राजस्थान से है, छठ पूजा संबंधित है कहाँ से, बिहार से संबंधित है। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे सीटीईटी एग्जाम हो, चाहे आपका रीट या फिर एमपी टेट हो, ठीक है। जैसे रीट में पूछा गया है 2011 में, गणगौर किस राज्य का नृत्य है, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। बैसाखी पंजाब, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, छठ पूजा बिहार से है। अब कुछ और है, प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या है, जैसे बेसबॉल, बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, याद रख लेना है। और रग्बी फुटबॉल में होते हैं कितने, 15। पोलो में होते हैं 4, पोलो में कितने, 4। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, टेनिस में होते हैं 1 या 2 खिलाड़ी, और बास्केटबॉल में होते हैं कितने, 5 खिलाड़ी। तो इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब हम कुछ पठार पढ़ेंगे, ये पठार अब पूछा भी गया है, देखो एमपी टेट 2011 में पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यहाँ से भारत का सबसे बड़ा पठार है तो दक्कन का पठार, इस भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत का सबसे ठंडा पठार है तो लद्दाख। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो तिब्बत का पठार, चीन, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तो पामीर का पठार है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटे नागपुर के पठार को। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। तो इनको हमें याद रख लेना है, एक बार और अच्छे से पढ़ लो। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ठंडा पठार ये लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। भारत का रूर कहा जाता है तो छोटे नागपुर के पठार को, और संसार की छत कहा जाता है तो पामीर के पठार को, ठीक है। इनको याद रख लेना है। कुछ यहाँ पर नदी दी है ना, किस नदी को क्या कहा जाता है, वो कौन सी नदी, किस प्रकार से। भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, तो जमुना है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, कोसी नदी है, सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली है। बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है तो दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत की वरदान नदी गंगा नदी है। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज कहलाता है। भारत की पवित्र नदी है कौन सी, गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की, ये भी याद रखनी है। सुंदरबन डेल्टा, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, और ये किस नदी में बना है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, और ये डेल्टा भी नहीं बनाती है। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये क्या क्या दिया गया, एक नारा दिया गया, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो गंगोत्री गोमुख हेमानी से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो सुंदरबन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है तो केबुल लेमजाओ, ये लोकटक झील में है, मणिपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब आपको फटाफट से कुछ क्वेश्चन के उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से इसी में से आप उत्तर बताएं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाएं टेस्ट देने के लिए। फर्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताना है आपको, जल्दी से लिखें कमेंट में। आपको आपने अभी पढ़ा है और आपका टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, अगला आपको बताना है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट पे लिखें, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट से टेस्ट भी यहाँ पर हो जा रहा है कि आपको याद हुआ है, कितना हुआ याद हुआ है। अधिकांश लोगों को तो बहुत सारे प्रश्न याद भी होंगे, तो उत्तर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की जो है गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? आपको बताना है, जल्दी जल्दी लिखें, गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? गंगा और यमुना का संगम, तो आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज। क्या कहलाता है? प्रयागराज। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक, फटाफट से कमेंट में लिखें, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और भी आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का, जल्दी से कमेंट में लिखें। और उस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में बना है। और उड़ीसा में किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। याद रख लेना है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और भी चीज आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों। आपको बताना है भारत का रूर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखें, भारत का रूर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला आपको बताना, भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा पठार बताना है, कौन सा है? तो कमेंट में आपने लिखा है, क्या लिखा है कमेंट में? कि लद्दाख का जो पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा ठंडा पठार है। ठीक है, सबसे ठंडा पठार है, याद रख लेना है। और आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, क्या ये भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बताना है, सबसे ऊंचा। जल्दी से देखें, भारत का बताना है यहाँ पर। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? लद्दाख का पठार, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा की, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है, आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं A.G. टॉन्सले साहब। ठीक है, और अगर आपसे बात हो कि पारिस्थितिकी जो शब्द दिया है वो किसने दिया है, तो वो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया है। आपको याद रख लेना, आपसे अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? A.G. टॉन्सले साहब हैं। और पारिस्थितिकी जो शब्द दिया है वो किसने दिया है? तो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया है। ठीक है ना। अब पारिस्थितिकी तंत्र की यहां पर बात आई है दोस्तों, तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र की अगर हम बात करें तो घास का मैदान, वन, नदियां, सागर, ये सभी क्या आते हैं दोस्तों? प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। ठीक है, और वहीं हम कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो पार्क है, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम और एक्वेरियम, ये क्या कहलाते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। एक्वेरियम आपने देखा होगा कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या कहीं ऐसे बड़े शोरूम में जाते हैं जहां पर आपने रंग बिरंगी मछलियों से भरा हुआ ये एक्वेरियम देखा होगा, है ना, देखा होगा, सभी ने देखा होगा। वो कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण माना जाता है, एक्वेरियम जिसे की कहा जाता है। तो एक आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्न में से बताइए कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? तब आपका उत्तर होता है घास का मैदान, वन, नदियां या फिर सागर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका कौन सा मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तब आपका उत्तर होता है पार्क, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम या फिर एक्वेरियम। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके
100% बनते हैं। अब दोस्तों बात करें काय की प्राकृतिक पारितंत्र की, तो प्राकृतिक पारितंत्र को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो स्थलीय पारितंत्र है ना, और दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो घास का मैदान, वन और जंगल ये स्थलीय पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि नदियां, तालाब, झील, सागर, समुद्र ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा दो भागों में बांटा गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तब आपका उत्तर यही होगा कि घास का मैदान, वन या फिर जंगल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सीधा सा उत्तर होगा नदियां, तालाब, झील, सागर या फिर जो है समुद्र। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से एक दो क्वेश्चन आपके फंस जाते इस टॉपिक से। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा समुद्र या फिर महासागर, ये सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य श्रृंखला की अगर बात हो, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। दोस्तों अगर बात हो कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो होता है एक दिशीय, लेकिन अगर बात होती है खाद्य जाल की तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है बहुदिशीय। अब ये दो क्वेश्चन आपके कंफ्यूज करने वाले हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो खाद्य श्रृंखला को ही खाद्य जाल मान बैठते हैं, वो तो उत्तर लगाएंगे क्या, एक दिशीय। तो यहां से आपका कंफ्यूज दूर होता है और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, घास का मैदान, अब घास का मैदान देखें दोस्तों, तो इसमें हम देखें इसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास को मैदान को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, दो भागों में। अब आपसे पूछा जाता है सीधा सा क्वेश्चन कि लानोस घास का मैदान जो है ये कहां पर है, तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला में है। अब ये किस प्रकार का है, तो उष्ण कटिबंधीय है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तब आपका सारा का सारा जो उत्तर होगा लानोस, कैपोस, सबाना और सेल्वास, ये जो घास के मैदान होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा पंपास, स्टेपी, बेल्ट, प्रेरी है ना, पोस्टाज और डाउन्स, कैंटरबरी, ये जो कहलाते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब आपने समझ लिया यहां पर कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो कौन कहलाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कहलाते हैं। ठीक है, तब आपके यहां से तीन क्वेश्चन बनेंगे कि जो घास के मैदान है इनको कितने वर्गों में विभक्त किया गया, तब आपको उत्तर बताना है कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। आपसे पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन से हैं, तो ये चार प्रकार के और भी हैं, लेकिन लानोस, कैपोस, सवाना, सेल्वास ये जो है प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है पंपास है, स्टेपी, बेल्ट, प्रेरी है ना, पुस्टास, डाउन्स और कैंटरबरी। अब तीसरी प्रकार से जो क्वेश्चन यहां से आएगा तो वो यही आएगा कि पंपास जो घास का मैदान है वो कहां पर है, तब आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना में। स्टेपी कहां पर है, मध्य एशिया, यूक्रेन में। बेल्ट कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरी घास के मैदान कहां पर है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा में। ठीक है, तो यहां से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करना है दोस्तों। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि पर्यावरण में बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले। अब आंदोलन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे बात करें बिश्नोई आंदोलन की, ये 1731 से संबंधित है। इसकी जो संबंधित व्यक्ति थी वो कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई। और ये जो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, वो वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु ये जो है बिश्नोई आंदोलन
जो है चलाया गया और इस 1731 में प्रारंभ किया गया था और अमृता देवी बिश्नोई इससे संबंधित हैं। अब यहां से आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एक पूछ लिया जाएगा कि बिश्नोई आंदोलन जो है संबंधित है। चार विकल्प आपके होंगे 1732, 1731, 1734, 1735, तब आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 1731। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा निम्न में से बताइए कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित नहीं है या फिर संबंधित हैं। तो आपको याद रख लेना है कि अमृता देवी जो बिश्नोई हैं ये बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन तो सभी को पता है, जो भी पर्यावरण पढ़ते हैं उनको सभी को पता, सबसे पहले तो वो यही पढ़ते हैं पर्यावरण में, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित है 1973 से। दोस्तों ये उत्तराखंड से है, वृक्ष संरक्षण हेतु इसका उद्देश्य था इस आंदोलन का। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है और इसके जो प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन के। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन। ये इसका जो सन माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों 1983 और पांडुरंग हेगड़े जो हैं वो अपिक्को आंदोलन से संबंधित हैं। वन संरक्षण हेतु ये कर्नाटक में चलाया गया था। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है जाएगा कि अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तब आपका उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका ये कब प्रारंभ किया गया, तब आपका उत्तर होगा 1983। ठीक है, तो इनको याद करना है, नोट कर सको तो नोट्स भी कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना है, फेसबुक से जुड़ जाना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। आगे भी देखते हैं और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में पूछ लिए जाते हैं पर्यावरणीय पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में। ठीक है, पर्यावरणीय पुस्तकें और लेखक भी पूछे जाते हैं। टुमारो बायोडाइवर्सिटी, इसकी ये जो पुस्तक है वो किसकी है, ये वंदना सिवा की है। ठीक है, किसकी है, वंदना सिवा। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टुमारो बायोडाइवर्सिटी इस पुस्तक की जो लेखिका हैं या इस पुस्तक के लेखक हैं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपका जो है प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर होगा वंदना सिवा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा संरक्षण एवं विनाश पुस्तक की जो है लेखिका कौन है, तो आपका उत्तर होगा सरला बहन। ठीक है, स्पर्श गंगा से संबंधित है। स्पर्श गंगा जो पुस्तक है वो किसकी है, तो रमेश पोखरियाल निशंक की है। ठीक है, इसको याद रखना है। डाउन टू अर्थ ये किसकी है, तो सुनीता नारायण की है। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसकी जो लेखक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि 1966-67 में जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उस हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं भारत में, वो माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब। ठीक है, और इनकी जो एक पुस्तक का नाम है वो क्या है, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात करें तो धरती की पुकार इनकी पुस्तक है। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये जो पुस्तक है वो किसकी है, वंदना सिवा की है। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का है। ये सभी को याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, सभी लोग याद करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं। अब बहुत सारे ऐसे परियोजना चली जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 1973। ठीक है, फिर पूछ लिया जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1992। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1970। ठीक है, गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1987। समुद्री कछुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1975। प्रोजेक्ट रैंडपाटा की शुरुआत कब हुई, 1996। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 2009 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 2006 में हुई। तो यहां से ये क्वेश्चन आपसे निश्चित ही पूछ लिया जाता है, जो आपको बहुत ही सीरियसली ढंग से पढ़ना है ना, तो ये चीज आप पढ़ेंगे। और भी देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा संसाधन आपने पढ़े होंगे दोस्तों, आप रोज देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य हमारा अक्षय संसाधन है। सूर्य ऊर्जा ऐसा
या सबसे बड़ा जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, जो सबसे बड़ा है सूर्य। ठीक है, अब इसके दो जो है प्रकार हैं दोस्तों, ऊर्जा के जो संसाधन इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक है, आपको याद रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से तात्पर्य ऐसे होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम कई बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ संसाधन होता है जिनका उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय, और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं वो कहलाते हैं नवीकरणीय। ठीक है, तो याद रख लेना है आपको, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एमपी टेट ग्रेड 3 की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि कौन निम्न में से बताइए कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, आपने पेपर देखा होगा। ठीक है, तो सीरियसली तरीके से पढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत, ये क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। जबकि बात कर लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, तो कोयला, डीजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ना नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। अब दोस्तों यहां भी क्वेश्चन बनता है, अब आपको याद रख लेना है, अनवीकरणीय यानी कि जिनको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो क्या है? परंपरागत हैं, और जिनको उपयोग में लिया जा सकता है वो गैर परंपरागत। अब यहां से क्वेश्चन, अब सभी को पता होता है दोस्तों कि हमने नवीकरणीय पढ़ लिया और अनवीकरणीय पढ़ लिया, लेकिन जो नवीकरणीय होते हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है, और जो अनवीकरणीय होते हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि परंपरागत निम्न में से बताइए कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तब आपको पता होनी चाहिए कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये जो हैं ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, तो आपका उत्तर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका दोस्तों परफेक्ट और 1 नंबर यहां से आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण रोज वीडियो आते हैं, आप रोज पढ़ें, प्ले लिस्ट में देखें, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, बायोडीजल प्राप्त होता है तो जेट्रोफा रतन जोत से ये प्राप्त होता है। बायोगैस का प्रमुख जो घटक है वो क्या है? मीथेन है। मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है तो धान का खेत, दलदली स्थान, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, इनसे मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है वो कौन सा है? सीएनजी गैस। ठीक है, सीएनजी गैस आपको याद रख लेना है, और सीएनजी का प्रमुख संगठक है तो मीथेन है। एलपीजी गैस में मुख्यतः पाया जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, इनको याद रख लेना है। अब दोस्तों और भी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जल का अणु सूत्र है तो क्या है? H2O। ठीक है, भारी जल का अणु सूत्र है तो D2O। जल की स्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल का अधिकतम जो घनत्व होता है दोस्तों वो होता है 4 अंश सेल्सियस पर। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? 7। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम और परमैंगनेट। ठीक है, भारत का जल पुरुष कहा जाता है तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। पानी पंचायत प्रारंभ की गई तो पुणे महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम जो है जिलोलाइट का अणु सूत्र क्या है? तो आपको याद रख लेना है Na2Al2Si2O, है ना, और SXH2O, ये क्या होता है? सोडियम जियोलाइट का अणु सूत्र माना जाता है। ठीक है,
जल की आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वर्ष 2019 में मनाए गए विश्व जल दिवस का जो मुख्य विषय था वो क्या था, आपको याद रख लेना है, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ये 2019 में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम थी, विषय था। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है, जो कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक है, ये चीज भी याद रखने हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर, पचमढ़ी में। ठीक है, और धूपगढ़ आपको पता होगा, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है। तरुण भारत संघ कार्यरत है तो ये राजस्थान में कार्यरत है। तरुण भारत संघ के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढालान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता था ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं, तो इसे मेड़बंदी कहा जाता है। ठीक है, पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया गया था तो बिलासराव सालुखे द्वारा किया गया था। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि है तो साझा कुआं, ये अरावली की पहाड़ियों में है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ग्रहों से संबंधित भी एक प्रश्न आया था एमपी टेट 2011 में। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं, तो 7 चमकदार वलय हैं। किस ग्रह का घनत्व तो जल से भी कम है, तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एकमात्र जलीय कीट बक्षी पौधा है तो कौन सा है। एकमात्र जलीय कीट बक्षी पौधा जो है यूट्रिकुलेरिया, कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया, आपको याद रख लेना है, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, कीट बक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, तो कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता है, और एक कीट का भक्षण करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, सभी ने पढ़ा है, इन्हें जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट, है ना। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे फैलोफाइट कहलाते, क्या कहलाते, फैलोफाइट। जल में उगने वाले पौधे कहलाते हाइड्रोफाइट। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर होगा जीरोफाइट। जल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है तो हाइड्रोफाइट। खरपतवार नाशी है तो कौन सा है, 2,4-D। 2,4-D एक खरपतवार नाशक होता है। ठीक है, खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन। ऑक्सिन है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन्स है तो साइटोकाइनिन। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने वाला, ये तो कई बार पूछा गया है, कच्चे फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है वो एथिलीन कहलाता है। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है तो एसिटिलीन से। कैसे पकाया जाता है, एसिटिलीन से। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, फ्लोरीजेन। फूल खिलाने वाला है फ्लोरीजेन। पादप हार्मोन्स नहीं है तो फाइटोक्रोम, ये पादप हार्मोन्स नहीं है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्यों होता है, आपने देखा होगा पेड़ पौधों में जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। सभी को पता होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो हरा रंग होता है। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो क्या है, कोशिका। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा और गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आत्मघात की थैली कौन सी है, लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्मघात की थैली है। प्रोटीन की फैक्ट्री है तो कौन सी है, प्रोटीन की राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है,
राइबोसोम। आत्मघात की थैली कौन सी है? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता है तो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता कौन है, तो प्रोफेसर कौन है? एस.आर. कश्यप। आप अगर लिखते भी जाते हैं इसी प्रकार से तो और भी अच्छे से याद होता है। जो आप देख रहे हैं लिख सको तो लिखते जाओ हर एक प्रश्न का उत्तर। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कौन है? बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं बीरबल साहनी जी। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी। ये भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक तो सभी को पता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं तो प्रोफेसर M.O.P. आयंगर। ये आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इनको एक बार फिर से पढ़ लो। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पी माहेश्वरी। ठीक है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन साहब और आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक प्रोफेसर M.O.P. आयंगर साहब। प्रमुख कृषि संस्थान देख लो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये कटक में है। केंद्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये लखनऊ में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कटक में। ठीक है। केंद्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहां है, तो ये लखनऊ। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है तो मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। इनको सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों में कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो जातियां होती हैं, जो जीव जंतुओं की जाति होती है, अलग अलग प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं, जो प्रजाति खतरे में होती है ना, या फिर समाप्ति की ओर होती हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। अब रेड डाटा बुक की जब बात आती है कि रेड डाटा बुक क्या है, तो ये रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है IUCN। ठीक है। इसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन होता है और इसमें खतरे में जो जीव जंतुओं की प्रजाति होती है उनको दर्शाया जाता है। इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, क्यों होता है? कैरोटीन व कैसीन के कारण। गाय के दूध में क्या होता है? कैरोटीन व कैसीन, जिसके कारण इसका पीले सफेद रंग होता है गाय का दूध। सिनकोना पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है तो मलेरिया के उपचार में। मलेरिया की जो वैक्सीन होती है वो बनती है सिनकोना के पौधे की छाल से। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है तो गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये हंसाने वाली गैस कहलाती है। मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है तो टीकाकरण से संबंधित है। कैसे है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष अभियान टीकाकरण से संबंधित है। और भी देख लेते हैं दोस्तों, कुछ खेल हैं और उनसे संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, ये भी आपसे पूछ लिए जाएंगे क्योंकि खेल और कार्य भी आपके टॉपिक पर्यावरण में हैं। तो हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं तो रंगास्वामी कप, है ना। मैं आपको इसकी पूरी ट्रैक बना के दूंगा कि कौन सी ट्रॉफी किससे है। फिलहाल यहाँ पर पढ़ो रंगास्वामी कप, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है। आगा खां कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी, ये भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये भी हॉकी से संबंधित हैं। फुटबॉल से संबंधित है तो डूरंड कप है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है और मर्डेका कप, है ना, ये भी कैसे है? फुटबॉल से संबंधित है। आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी संबंधित है
तो क्रिकेट से है। सीके नायडू है ना ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी भी कैसे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। टेबल टेनिस जयलक्ष्मी कप संबंधित है टेबल टेनिस से। राजकुमारी चैलेंज कप ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। रामानुज ट्रॉफी ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नारंग कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चड्डा कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप भी बास्केटबॉल से संबंधित है। एजार कप संबंधित है पोलो से। पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप संबंधित है पोलो से। और क्लासिक कप भी पोलो से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सर्किट कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से है। ठीक है, राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है तो गोल्फ से है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में देख। अगला है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो कहां पर होता है, ये होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। और हीरा के लिए मझगवां खान जानी जाती है जो कि पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है ना। और हीरा संग्रहालय बनाया जा रहा है कहां पर, खजुराहो में। खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, गोवा के लोग किस तेल में वनी मछली खाते हैं, तो ये खाते हैं नारियल तेल में। केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला जो है टेपियोका खाते हैं, है ना। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई, तो जलकुंभी से ये नष्ट हुई है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र ये परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है तो कैसा होता है, कृत्रिम होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है तो फसल पारितंत्र ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया तो ओस्लो में। कहां पर किया गया अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, ओस्लो। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सुंदरबन में। ठीक है, पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है, तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल सभी को पता है कि इस मंडल को तो ओजोन मंडल के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, महासागरों में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है, तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और दोस्तों अब आपको बताना है एक और जो प्रश्न है कि विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा बताना है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा विश्व का फेफड़ा ब्राजील के वनों को कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा। ठीक है, ब्राजील के वनों को। किस मैदान क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, तो वांगार। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो वो आता है सिक्किम। धुएं में आंख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो अंतरिक्ष का जो रंग होगा वो कैसा होगा, काला। मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, कैसा होगा, काला होगा। सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है, तो ये होता है मध्य मंडल का। क्या किस मंडल का होता है, मध्य मंडल का। आपने सबसे नीचे परत पड़ी होगी क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर होती है मध्य मंडल। ये मध्य मंडल का सबसे कम तापमान होता है, मध्य मंडल का। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो ध्वनि तरंग का नाम है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। क्या नाम है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, अब दोस्तों पर्यावरण शिक्षा आधारित है तो किस पर आधारित है। सभी को पता है कि आज की जो समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा जो प्रणाली चल रही है उसमें बाल केंद्रिता पर जो है ध्यान दिया जाता है या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ सुझाती है तो क्या सुझाती है, एनसीएफ बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ सिखाती है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में बांटा गया है तो 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, वो थीमें देखो दोस्तों, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 थीमें में बांटा गया, वो कौन कौन सी है। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से बताइए कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों की थीमों में से नहीं है, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा, हम चीजें कैसे सीखते हैं। आपने देखा होगा
कि यही जो सिलेबस में आपको मिल जाता है कि परिवार और मित्र आपने पढ़ा, भोजन भी पढ़ा, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें, ये पाठ्यक्रम में है ना। तो आपको याद रख लेना, 6 थीमों में इनको बांटा गया है। ईबीएस संक्षेपण का अर्थ क्या है? ईबीएस संक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। एनसीएफ 2005 सिफारिश नहीं करती, किसकी? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं करती। कौन? एनसीएफ 2005। कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का शीर्षक क्या है? तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राथमिक कक्षा से संबंधित अगर हैं, प्राथमिक कक्षा से संबंधित पेपर दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 तक की जो कक्षा है, जो पुस्तक है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का जो शीर्षक है वो आसपास, ठीक है, लुकिंग अराउंड, ये अंग्रेजी में है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, ये सिद्धांत नहीं माना जाता, ये उद्देश्य नहीं माना जाता। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पर? तो कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जो है जीवन को जोड़ना, है ना, अपने आसपास के वातावरण के साथ जोड़ना। अब दोस्तों यहां पर कुछ दिए हैं, कुछ यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बन जाता है। पढ़ने की अक्षमता, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया, डिस्फेजिया। लिखने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया। गणित सीखने की अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो पोर्टफोलियो है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता। जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है कहलाते हैं मुक्त अंत वाले उत्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है वो मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं, और जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है वो बद्ध अंत वाले प्रश्न। आप किसी भी परिस्थिति में जाइए, उन प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो ये बद्ध अंत वाले प्रश्न हैं, जिनके अलग अलग हो सकते हैं, वो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। और भी देख लेते दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001। नई शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूररंगन वाली 2017। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में मुक्त महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनी है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अवबोध का भार कम करने की जरूरत, बोझ के बिना सीखना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण की विधि सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है खेल विधि। कुछ प्रतीक चिन्ह है, उनको भी याद करना है। कलम, कलम काय का संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा खतरे या फिर क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा यातायात में रुकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का प्रतीक है, ठीक है। अब प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिनको भी हम जानेंगे, जैसे एलिफेंटा की गुफा, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, निर्माण गुप्त शासनकाल में हुआ था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद, बौद्धों के द्वारा ये हुआ था एलोरा की गुफाएं। तो अजंता, एलिफेंटा, एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, इनको आपको याद रखना है, अलग अलग शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। एकमात्र जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो ये तो हमने पढ़ लिया है, यूट्रिकोलेरिया, ठीक है। इसको फिर से, यूट्रिकोलेरिया, ये कुछ कठिन प्रश्न थे, इनको हमें फिर से एक बार पढ़ना है। एकमात्र जलीय कीट भक्षी पौधा है यूट्रिकोलेरिया। कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते जीरोफाइट। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे हेलोफाइट, ठीक है। जल में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट। खरपतवार नाशी है तो 2,4-D है। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन ऑक्सिन। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है एसिटिलिन से। कैसे? एसिटिलिन से, ठीक है। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन। पादप हार्मोन नहीं है तो फाइटोक्रोम है, पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है।
क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जीवन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो काय का है, कोशिका का। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कोशिका का पावर हाउस तो सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्मघाती की थैली लाइसोसोम है और प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, संबंधवाद का सिद्धांत थांडाइक है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर साहब ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वर्दीमर कोहलर कोपका द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट और बंडूरा ने दिया। और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, पावलाव ने दिया है। तो ये कुछ सिद्धांत भी हैं। आयोग और समितियां और पढ़ लेते हैं दोस्तों हम। यशपाल समिति 1992-93, ये शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ये इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, है ना। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948-49, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 माना जाता है इसका राष्ट्रीय। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग 1964, सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा से संबंधित है ना। जस्टिस जे एस वर्मा समिति, शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच, जस्टिस जे एस वर्मा समिति 2012। संबंध, सबसे पहले हम अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सा है, माउंट एरबुस, ये सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ का। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस है। भारतीय द्वितीय शोध संस्थान है कौन सा, मैत्री, 1989 में स्थापित किया गया। भारतीय तृतीय शोध संस्थान कौन सा है, तो भारतीय है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका के बारे में कुछ आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तब आपका सीधा उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, है ना। ड्रकेंसबर्ग पर्वत स्थित है तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, ड्रकेंसबर्ग। स्वर्ण नगर स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, इसे स्वर्ण नगर कहा जाता है, ठीक है। हीरो का नगर किम्बरले, हीरो का नगर किम्बरले, ये भी कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। वनों का देश कहा जाता है तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। जनजातियों का महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है महाद्वीपों से संबंधित, उनको तो आपको याद रखना ही है। वनों का देश कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डेज फिलीज ये भी ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर होगा, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है तो कहा जाता है किसे, न्यूजीलैंड को, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कीवी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको याद रख लेना है कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये द्वीपीय महाद्वीप भी है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखी। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में देखो, किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया कहा जाता है तो यूक्रेन को। यूक्रेन में एक दोस्तों जैसे हमारे यहाँ भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, ऐसे ही यहाँ पर यूरेनियम के रिसाव से एक घटना हुई थी यूक्रेन की, जो भी आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो विश्व का जो अन्न भंडार है रोटी की डलिया वो यूक्रेन को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। यूरोप का गर्म कंबल है तो गल्फ स्ट्रीम, ये यूरोप का क्या है, गर्म कंबल कहलाता है। इटली की गंगा पो नदी, इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। किसानों का देश समुद्रों की रानी कहा जाता है फ्रांस, फ्रांस को किसानों का देश और समुद्र की रानी कहा जाता है, ठीक है, जो कि कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में है ना। अब उत्तरी अमेरिका की देखो तो नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को, है ना। आपसे पूछा जाएगा नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है।
कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो नहर है वो पनामा नहर है। ठीक है। रेड इंडियन जनजाति है तो कौन सी है? उत्तरी अमेरिका, ये रेड इंडियन जनजाति है। चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तो शिकागो। ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह है तो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ी सोने की खान है तो ओंटेरियो कनाडा, ये सबसे बड़ी सोने की खान है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। अब एशिया महाद्वीप देख लो। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी एशिया महाद्वीप में है, माउंट एवरेस्ट, है ना। 8,848 से 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो लाल सागर और सुएज नहर करती है। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और सुएज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है तो बेरिंग जल संधि करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है तो ये जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसिन राम। ठीक है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है तो सुएज नहर जोड़ती है। मौसिन राम कहां पर है? मेघालय भारत में है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है तो बेरिंग जल संधि। ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि यहाँ पर सागर माता है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है। सागर माता की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में से सागर माता कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी एशिया में है, पामीर का पठार। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसिन राम, ये भी एशिया में है ना। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब एक चीज और पढ़ना है हमें, भारत का जल पुरुष। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। सभी को पता है, और भी रिवाइज करते जाओ। भारत का वर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा, है ना। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नेरफेल, चेवांग नेरफेल। ठीक है। आइस मैन ऑफ इंडिया। और हीरो ऑफ एनवायरमेंट कहा जाता है माइक पांडे को। ठीक हो, माइक पांडे को याद रख लेना आपको, माइक पांडे, है ना। अब कुछ एग मार्क है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मानक हैं तो ब्यूरो मानक ये किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए ब्यूरो मानक किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर ये लगाया जाता है ब्यूरो मार्क। एग मार्क देखो, एग मार्क खाद्य पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता के लिए एग मार्क जो है लगाया जाता है। सोने की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क और पर्यावरण अनुकूल के लिए इको मार्क। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इको मार्क संबंधित है तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए। एग मार्क संबंधित है तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए। ब्यूरो मानक संबंधित है तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों के लिए, वाहनों पर लगाया जाता है। सोने की गुणवत्ता हॉलमार्क संबंधित है तो ये सोने की गुणवत्ता के लिए संबंधित है। ठीक है। ये चीज आपको देखना है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन आएगा एक कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलान बिंदु है तो कौन सा है? जल्दी से आपको बताना होगा कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है, क्या है? कन्याकुमारी। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। सबसे उपजाऊ मैदान है तो खादर। मालाबार तट का मैदान किस राज्य में है? तो ये केरल में है, इसको भी याद रखना। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश में प्रारंभ किया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है तो क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। ठीक है। जल संरक्षण हेतु का प्रयोग किया जाता है तो किसका? वाटर हार्वेस्टिंग का किया जाता है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार है ये। ठीक है। मिजोरम। तो जल संरक्षण हेतु का प्रयोग किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को कहा जाता है तो ह्यूमलिन। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहां पर होती है? तो नॉर्वे में होती है। लेकिन अगर
बात की जाए कि सर्वाधिक या सबसे पहले जो अम्ल वर्षा हुई थी तो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी स्वीडन में। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। किसानों की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, प्लेट विवर्तनिकी। किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर आपस में काटती हैं, तो वो काटती हैं कहां पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब हम खगोलीय मिशन के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय जो मिशन है आपके अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है पर्यावरण में, उसमें कि अपोलो 11 चंद्र अभियान ये संबंधित है, तो ये नासा नासा द्वारा भेजा गया 1969 में। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट भारत ने भेजा 22 अक्टूबर 2008 में, इसका सन आपको याद रख लेना है। चंद्रयान 2 भारत ने भेजा 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019। मंगलयान अभियान भेजा 2013 मंगलयान। ठीक है, सूर्य के अध्ययन हेतु सोलर बी ये कब भेजा गया, 2006 में, इसको याद रखेंगे। प्रचंड 50, चीखता 60, गरजता 40, ये जो पवने हैं कहलाती हैं क्या, पछुआ पवने। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा होती है तो कहां पर होती है, लेह जम्मू कश्मीर में। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हमें खिलाड़ियों के उपनाम देखना है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद ये संबंधित है काय से, हॉकी के जादूगर से संबंधित है। हॉकी के जादूगर इनका उपनाम है ना। हॉकी के जादूगर अगर बोल दिया जाए तो सबके मन में आ जाता है कि मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और पीटी ऊषा इनका उपनाम है उड़न परी। क्या है, उड़न परी है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, इनका उपनाम क्या है, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह का। हेमा दास का ढींग एक्सप्रेस, हेमा दास का क्या है उपनाम, ढींग एक्सप्रेस। सचिन तेंदुलकर का मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से बताइए साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है कुश्ती से। अभिनव बिंद्रा संबंधित है निशानेबाजी से। योगेश्वर दत्त संबंधित है कुश्ती से। ठीक है, मैरी कॉम संबंधित है मुक्केबाजी से। और दीपा कमराकर संबंधित है जिम्नास्टिक से। तो इनको आपको याद रख लेना है। दीपा कर्माकर हैं तो जिम्नास्टिक। ठीक है, अब जब आप जिम करने जाओ ना तो दीप जला लेना पहले, दीप। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, है ना। तो ऐसे याद भी करना है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखेंगे। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है, सिरका। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों के डंक और बिच्छू के डंक में। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। या फॉर्मिक अम्ल निम्न में से बताइए किस में पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में। इस प्रकार से। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है तो नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, साइट्रिक। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, काय में, दही में लैक्टिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से ऑक्सेलिक अम्ल का जो है स्रोत है, तो आपको बताना होगा पालक। लैक्टिक अम्ल का स्रोत है दही। एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत है आंवला। सिट्रस फल जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल के हैं, जैसे संतरा, नींबू, है ना। ये इसी मतलब इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मौलिक अम्ल, मैलिक ये सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि में, ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये अम्लों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण में, तो इनसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उत्तर बताते रहना है। अब दोस्तों आपको बताना है तापमान। अब देखो, स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है, 98 अंश फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर 37 अंश सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, या फिर 310 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो तापमान है निम्न में से बताइए कितना होता है, तो आपको ये 3 प्रकार की जो मापक श्रेणी दी है कि 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना, या फिर 37 अंश सेंटीग्रेड,
310 केल्विन। तो इस प्रकार से आपको ये स्वस्थ मनुष्य की जो तापमान है वो पता होनी चाहिए। डॉक्टर थर्मामीटर से हम ताप माप सकते हैं, तो कितना, 35 अंश सेंटीग्रेड या फिर 42 से 42 अंश सेंटीग्रेड तक, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो 10 अंश सेंटीग्रेड से 110 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कुछ सेंटीग्रेड थे, तापमान से संबंधित मापक थे जो आपको पता होनी चाहिए। मछली एवं जलीय जंतु उत्सर्जित करते हैं तो क्या करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, तो वो करते हैं यूरिक अम्ल, ठीक है। पक्षी, छिपकली, सर्प और जीव जंतु, कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल को। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट जो पदार्थ है वो कौन सा है, यूरिया, ठीक है। मछली एवं जलीय जंतु उत्सर्जित करते हैं तो अमोनिया, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखें तो ये 2-3 दिसंबर वाली घटना है ना, 1984 की। और स्थान भोपाल में ये हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी इसका नाम है। और इसमें जो रिसाव हुआ था गैस का वो मेथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस के कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और एक घटना हुई थी दोस्तों यूक्रेन में हुई थी, ठीक है, ये हुई थी 1986 में। और ये चेरनोबिल परमाणु आपदा, इसका नाम क्या है, चेरनोबिल परमाणु आपदा। आपसे पूछा जाएगा कि चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई, तो आपका उत्तर होगा यूक्रेन में, ठीक है। कब घटित हुई, 1986 में, ठीक है। कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई, तो यूरेनियम के रिसाव के कारण हुई, ठीक है। तो ये सभी घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, पर्यावरण से संबंधित है। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान देख लेते हैं। भारत प्राणी सर्वेक्षण कहां पर है, तो ये कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है, तो वन्य जीव संस्थान तो सभी को पता है, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान तो सभी को पता है, देहरादून, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लेकिन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, ठीक है। औषधि भी लखनऊ है, वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एक करनाल, हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ठीक है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, कानपुर में, दलहन अनुसंधान, ठीक है। और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर, वरेली। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। आपसे सीधे से क्वेश्चन यहां से बनेंगे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी ये कहां पर है, लखनऊ में, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये है गांधीनगर, गुजरात। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान शोध संस्थान कहां पर है, नागपुर। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान जोरहट में है, जोरहट। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान ये कहां पर है, अल्मोड़ा, ठीक है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहां पर है, तो भोपाल में है। तो ये जो संस्थान है इनको भी आपको याद रख लेना, ये संस्थान पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है कुछ पदार्थ और उनके उपनाम, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कपास व प्लेटिनम, इसे कहा जाता है क्या, सफेद सोना। आपसे पूछा जाएगा सफेद सोना निम्न में से बताइए किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कपास को, ठीक है, याद रख लेना है। अफीम व कोयला को काला सोना, काला सोना किसे कहा जाता है, तो अफीम व कोयला को कहा जाता है काला सोना, है ना। द्रव्य सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। धातु का राजा क्या है, तो सोना, ये धातु का राजा कहा जाता है इसे। भविष्य की धातु कहलाती है आशा धातु, तो वो कौन सी है, ठीक है। तो भविष्य की धातु एल्यूमिनियम, आशा धातु भी इसे कहा जाता है। लेकिन बात कर रहे हैं रणनीतिक धातु की, तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा धातु कहा जाता है ना। आपसे पूछा जाएगा आवारा धातु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोजन। रणनीतिक धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को। मुद्रा धातु सोना, चांदी और तांबा को मुद्रा धातु कहा जाता है इन्हें। ग्रीन मेटल एल्यूमिनियम को ग्रीन मेटल कहा जाता है ना। और भी देखो, हरा सोना कहा जाता है चाय को हरा सोना। आदिवासियों का सोना
हरे बांस कहे जाते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण है, हम विधियां पढ़ेंगे कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को खेल खेल में पढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने निम्न विधियों को महत्वपूर्ण माना है। तो सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक विधि को पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित। आपसे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, तब आपका उत्तर होगा आर्मस्ट्रांग। इस विधि में बालक शिक्षक यंत्रों व पुस्तकों की मदद से स्वयं ज्ञान का अर्जन करता है। काय में? ह्यूरिस्टिक विधि में। ठीक है। मॉन्टेसरी विधि देख लो, इसमें छोटे छोटे बच्चों को मैडम मॉन्टेसरी द्वारा ये दिया गया है ना, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौनों द्वारा शिक्षा देते हैं। तो वहीं इसके द्वारा बालक को रंग पहचानना, गिनती करना, अंतर स्पष्ट करना, लिखना, है ना, और पढ़ना आदि सीखने में मदद मिलती है मॉन्टेसरी विधि में। किंडरगार्टन विधि, इसमें बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक खेलने एवं घूमने फिरने का अवसर मिलता है। ठीक है। अब आपको बताना है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, आप कमेंट में लिखेंगे, फटाक से लिखें किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। प्रोजेक्ट विधि, इसमें बहुत से बालक मिलकर सामूहिक कार्य करते हैं, प्रोजेक्ट संबंधी बातों का पता लगाकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो आपको फिर बताना है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, है ना। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किल से आता है इनका नाम, और आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। डाल्टन प्लान विधि, इसमें छात्रों को काम सौंप दिया जाता है और छात्र प्रयोगशाला के रूप में अपनी अपनी कक्षाओं का ही प्रयोग करते हैं, है ना। डाल्टन विधि के प्रतिपादक भी आपको बताना है, क्योंकि ये विधियां पूछी जाती हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सी विधियां एवं क्रियाएं जिनके द्वारा बच्चों को विद्यालय में हम खेल खेल में बहुत सी बातें वह संबंधित हैं। तो आपको डाल्टन विधि के प्रतिपादक बताना है, प्रोजेक्ट विधि के बताना है, किंडरगार्टन विधि के बताना है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक और ह्यूरिस्टिक विधि। ये 5 में से एक ना एक पूछ ली जाती है विधि, इनमें से पूछ ली जाती है कि इनके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग लाइन से लिखेंगे ये सारी पांचों विधियों का। देखते हैं किस किस से बनता है ना। अब देखें दोस्तों कि क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका रहती है। ये किसने कहा है? टीपी नन के अनुसार, टीपी नन ने कहा है कि क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका रहती है। भाटिया के अनुसार देखो, खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है, खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है। किसने कहा? भाटिया। खेल स्वयं स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो ये स्टर्न के अनुसार खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है। तो क्रो के अनुसार संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है खेल। स्वप्रेरक, प्रसन्नदायक तथा क्रियाशील गतिविधि को खेल कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। रोज के अनुसार खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है, ये ड्रेवर ने कहा। ड्रेवर, खेलकूद विकास के सूचक हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उनकी सहायता करते हैं। एक अन्य शिक्षाविद के अनुसार ये भी कहा गया है कि खेलकूद विकास के सूचक हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करते हैं। तो ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं दोस्तों, इनको भी हमें पढ़ लेना है। और पर्यावरण में मैं लगातार, आप देख रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हों। अभी आपके अंतरिक्ष विज्ञान और भी 3 टॉपिक और आने वाले हैं पर्यावरण में विस्तृत वाले अध्ययन में, तो वो टॉपिक भी हम ले आएंगे। और पर्यावरण में आपके हर एक टॉपिक, चाहे आपका महाद्वीप हो, महासागर हो, है ना, अम्ल हो या फिर अंतरिक्ष मिशन हो, सारी की सारी एक एक चीज मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट हैं जो हमेशा मदद करते हैं और पूरी की पूरी लिस्ट भेज देते हैं सर कि ये सारी की सारी चीजें आप बताएं, है ना, पर्यावरण में। क्योंकि पर्यावरण में आपको सिलेबस बस नहीं देखना है कि हम सिलेबस बस देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में तो ये है ही नहीं है। पर्यावरण की जब भी बात आती है दोस्तों, और पर्यावरण में जब पारिस्थितिकी की बात कर देते हैं या कुछ ऐसी उसमें होता है, तो ये सारा संपूर्ण, चाहे आप समुद्र की बात कर लो, चाहे आप धरती की बात कर लो, चाहे वायुमंडल की बात कर लो, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमें सब कुछ यहाँ पर पढ़ना होता है ना। तो सभी कुछ पढ़ें और एक एक टॉपिक पर मैं सारी की सारी आपको निरंतर और रोज 6:30 बजे आपकी कक्षा प्रेषित कर रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो जरूर देखें। ये प्लेलिस्ट जो अपनी स्पेशल वीडियो वाली है, जो इनमें टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं, वो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। वैसे अलग अलग मॉडल पेपर की अलग बनी है, कुछ स्पेशल वीडियो वन लाइनर प्रश्नों की अलग बनी है,
कुछ पहले अपन जो रेगुलर क्लास थी अपनी लाइव क्लास, वो वीडियो की प्लेलिस्ट अलग बनी है, पर्यावरण की, बाल विकास की अलग बनी है। तो आप प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये चैनल का नाम है जहां वीडियो आप देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल पर क्लिक करें और चैनल खुलेगा। ऊपर आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, क्या आएगा, प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी, पर्यावरण की, बाल विकास की, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी आदि बहुत सारे सभी वीडियो है ना उपलब्ध हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं हमसे, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ये नंबर भी है आपके पास, ठीक है। फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन आपको सर्च करना है। और साथ ही आपको दोस्तों IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए। वीडियो को सभी लोग लाइक किया करें, सभी लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, हर टॉपिक को आपको कवर करवाया जा रहा है यहाँ पर, कोई भी टॉपिक छूटे ना। और कहीं पर अगर मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम में पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ लेते हैं, मैं जहां से भी होता है संभव उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।